और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4 आपका पसंदीदा न्यूज शो। और उसमें सबसे पहले आज न्यूज मेन्यू में खास क्या है आपको बताता हूं। ये देखिए दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से गले का क्या हाल हो रखा है। बहरहाल न्यूज आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले आपको बताऊं प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में नया फसाद, हनुमान चालीसा वर्सेस नमाज। खबर यह भी कि करहल में फूफा जी की हवा, बीजेपी के उतारे अनुजेश, कैसे फंसे अखिलेश, ये भी आपको दिखाएंगे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान अब टीम मोदी के साथ क्यों छोड़ा कांग्रेस का हाथ, ये भी आपके सामने होगा। और दिल्ली की प्रदूषित यमुना में डुबकी नहीं आसान, प्रदूषण का हाल तो मैंने आपको बताया, यमुना का हाल भी देख लीजिए। कैसे बढ़ा सियासी तापमान, ये भी आपके सामने होगा। लेकिन पहले खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से। हल्द्वानी MBPG ये कॉलेज है वहां का। इस कॉलेज में छात्रों का हंगामा हुआ, पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हुई। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों में नाराजगी है। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेजेस में से एक MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र भड़क गए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। छात्रों को समझाने पहुंची पुलिस और उसकी भी छात्रों के साथ नोकझोंक हुई। पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और छात्रों ने पुलिस गो बैक के नारे लगाते हुए बवाल काट दिया। जरा सुनिए और देखिए यहां की तस्वीरें। उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी से अगली खबर। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग और तेज हो गई है। उत्तरकाशी शहर में धारा 163 जारी है। एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन है। मस्जिद हटाने की मांग पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं। अनिश्चितकालीन बंद बुलाने की चेतावनी दी गई है। हिंदू संगठन के गुस्से को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर हिंदू संगठन ने वार्निंग दी थी, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई तो वो सड़क पर उतरेंगे, और जिसके बाद मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। और अब आपको दिखाता हूं ये दो तस्वीरें। एक कल की, जब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए थे। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर सड़क पर नारेबाजी हो रही थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही थी, पथराव हुआ था, लाठीचार्ज देखने को मिला था। और उसका असर अब ऐसा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले खड़े हैं, भारी फोर्स की तैनाती है। 5000 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और इस समय वहां की तस्वीर, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये आज नमाज अदा वहां नहीं की गई। हिंदू संगठनों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि पुलिस की बैरिकेडिंग, वहां पर पुलिस के साथ भी एक तरीके से टकराव की स्थिति बन गई। यहां आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तरकाशी में स्थितियां किस तरीके की हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, और दोनों ही दावे मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं। हिंदू पक्ष का दावा और मुस्लिम पक्ष दोनों ही आपके सामने हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जमीन मस्जिद की नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 70 साल पुरानी मस्जिद है ये। और फिर हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी देखिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक खाता धारकों की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि दस्तावेजों में मस्जिद का प्रमाण है। हिंदू पक्ष मस्जिद हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये तो हमारी मस्जिद है और आज से नहीं 70 साल से है, और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। और अगली खबर पॉलिटिकल ये कि करहल को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया है। करहल की जनता सिर्फ तेज प्रताप के साथ है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। भाजपा के लोग सिर्फ हवा बनाते हैं। असल में करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने करहल सीट पर बड़ा दांव चला है। इस सीट पर पार्टी ने अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि अनुजेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहनोई हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी। और उपचुनाव में अब आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार के, और वो भी यादव प्रत्याशी आमने सामने हैं, और इस वजह से फाइट यहां पर अब इंटरेस्टिंग हो गई है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे।
यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी संगठन 9 सीटें जीतने जा रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर करके उसे सफाई भेजने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण के लिए कोई जगह अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सफाई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के सरेंडर पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस ने स्वीकार लिया है कि मुझसे हो ना पाएगा। यूपी में सपा ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया है, कहा शहजाद पूनावाला ने। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए और हमारे मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने एक बात स्वीकार ली है कि मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, इसीलिए मैं अपने आप का आत्मसमर्पण, मैं सरेंडर कर जाऊंगी, मैं भस्म हो जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार का एक प्रकार से काम किया है और वो अंतिम संस्कार का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अधिकृत प्रेस वार्ता करके प्रभारी श्री अविनाश पांडे जो महामंत्री हैं, श्री अजय राय जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने संयुक्त वार्ता में स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हमें 9 सीटों पर मिलजुल कर लड़ेंगे। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी का तंज जरा देखिए। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को बताया है महाविनाश अघाड़ी। चाइना एनसी ने कहा चुनाव के बाद ये गठबंधन नहीं बचेगा। संजय राउत ने कहा एकनाथ शिंदे के पास नकली शिवसेना है, डुप्लीकेट शिवसेना का बॉस दिल्ली में है। महायुति एक ताकतवर अलायंस है। 288 सीट्स महाराष्ट्र के, उसमें से 278 घोषित हुए हैं। शिंदे शिवसेना के 45 सीट्स अनाउंस हुए हैं, अजीत पवार के एनसीपी के 38 सीट्स और भारतीय जनता पार्टी के 99 सीट्स पे उम्मीदवार काम भी कर रहे हैं। रही बात महाविनाश अघाड़ी की बात करें तो हर सुबह संजय राउत जी नाना पटोले को टोक रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को। वो इतने तू में उलझे हैं कि सीट के बंटवारा को छोड़िए, ये अलायंस बरकरार रहेगा या नहीं वो नवंबर 20 को पता चलेगा। कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह। तो अब सिर्फ आप सामानों के संदर्भ में नहीं सुनते कि यही असली है, नक्कालों से सावधान, या हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन भर दिया है। फडणवीस के साथ नितिन गडकरी भी मौजूद थे। फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। फडणवीस ने कहा मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। महायुति सरकार के कामों से हम फिर से राज्य में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो गति हमने महाराष्ट्र को दी है, ऐसे में आवश्यक है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आए। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया है, क्योंकि आप जानते हैं सामने चुनाव है। नामांकन के बाद देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण के मुद्दे पर नाना पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि कांग्रेस हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, लेकिन जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले एक कार्यक्रम में नाना पटोले ने राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई दी। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी। और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है।
और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है, और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं जीशान सिद्दीकी। एनसीपी अजीत गुट ने जीशान को बांद्रा ईस्ट से बनाया है उम्मीदवार। बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के विधायक थे जीशान सिद्दीकी। बांद्रा ईस्ट सीट उद्धव गुट को देने से नाराज थे जीशान। जो एक कठिन समय है, इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने साथ दिया, प्रफुल्ल पटेल जी ने साथ दिया, तटकरे साहब ने साथ दिया, सुनील तटकरे जी ने, उसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कठिन समय में उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और वांद्र पूर्व की जनता के जो एक मांग थी कि मैं वापस आमदार बनूं, उनकी मांग को सराखों रखकर आज मुझे ये भी फॉर्म दिया है। कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता पुराना रहा है, आप एमएलए रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस बचपन से कांग्रेस में है, अभी तक कांग्रेस में थे। अभी जो हम घड़ी पहने हैं, दिल में भी घड़ी रखे हैं। 2019 में भी तो घड़ी के साथ ही चुनाव लड़े थे, मगर ठीक है, अब कांग्रेस ने वापस शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आके अपनी सीट उनको दे दी, तो क्या ही कहेंगे जब वो समझेंगे कि जो उनके वो अपने दोस्त समझते हैं वो ही दुश्मन है, तब दूर रहेगा। ये सारे जो लोग हैं, हम सब कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता आज राष्ट्रवादी में है, आंध्र पूर्व से, पूरे मुंबई से, महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं। तो ठीक है, कांग्रेस अगर अपने अलायंस पार्टनर्स की वजह से अपने कैडर को नाराज करेगी तो ये दुख की बात है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। अगली खबर, अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है। अनमोल बिश्नोई भगोड़ा है, फिलहाल कनाडा में बताया जा रहा है। हालांकि वो अपनी लोकेशन बदलता रहता है। लॉरेंस जेल में है और अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका में बैठकर गैंग चलाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई का नाम आया है और बताया जा रहा है कि शूटर सीधे अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मुंबई पुलिस ने भी लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। अगली पॉलिटिकल खबर, आरजेडी ने दावा किया है बिहार की जनता तेजस्वी मॉडल के साथ ही है। एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जेल में बैठे शख्स को टिकट दिया है, जनता सब देख रही है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू और हम एक सीट पर जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि जनता को नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कि जनता को तलवार बांटने वाले, दंगा फसाद उन्माद करने वाले का मॉडल चाहिए। ये चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ है, जिसमें पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात हो रही है। इसलिए कहीं एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होना है, कहीं अता पता नहीं रहेगा। मुबारक हो तेजस्वी यादव जी, आपको नया उदाहरण आपने पेश किया। भ्रष्टाचार पर राजनीति में प्रवचन देते हैं तो ये आजादी की लड़ाई में जेल में है ये सुभाष यादव, सामाजिक न्याय के आंदोलन में है। पटना के जेल में बैठा हुआ व्यक्ति को कोडरमा से टिकट देते हैं। भद्दा मजाक कर दिया संसदीय लोकतंत्र का। अब तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप जब भी सवाल करेंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। और बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है। M4 अगली खबर, यमुना जी हमारी माँ। देखिए हालात देखिए, यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कल वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी नौटंकी बंद करे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डुबकी लगाने का न्योता दिया।
चुनाव के दौरान कई बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई की और उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी निशाना साध रही है कि अगर आप यमुना की सफाई को लेकर इतने गंभीर थे तो आए हमारे साथ डुबकी लगाएं। यहां कल उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यमुना नदी में वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई थी और उसके बाद खबर है कि वो बीमार पड़ गए। 8,500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार खर्च कर चुकी है और आज भी 12 बार हर साल झूठ बोलने के बाद भी अगली बार केजरीवाल कहते हैं हम साथ साथ गोता लगाएंगे। छठ पूजा के समय पर किस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों को बीमार होना पड़ता है, परेशानी होती है, उसके लिए विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कदम उठाया है और एक सराहनीय कदम है और उस कारण से वो बीमार हो गए। ऐसी पूरी दिल्ली बीमार इस पॉल्यूशन के कारण हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार है खाली प्रेस वार्ता करना, अपने काम को दाएं बाएं राज्यों पे टालना और उसके बाद में ओड इवन खेल खेल लेंगे और 2-3 महीने में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उसका श्रेय लेने चल देंगे। अब उनको एम्स में भर्ती करा देना चाहिए जिससे कि जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो जाए। मेरा कहना है भाजपा के लोगों से ये नौटंकी बंद करो, काम करो। हाल में आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। सीएम ने उन्हें सम्मानित किया और इसके साथ ही उन्होंने 54 लाख विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए जारी किए। सम्मानित शिक्षकों ने आभार प्रकट किया। आज मुझे राज्यपाल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है, मुझे बहुत गर्वित फील हो रहा है। मैंने छात्रों के लिए जो भी किया है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया, उनकी पढ़ाई के लिए बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश की है और इसमें प्राचार्य महोदय का बहुत सहयोग रहा, स्टाफ का भी सहयोग रहा। डेफिनेटली मैं इस काम को आगे करती रहूंगी और मैं चाहूंगी छात्रों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं, नई नई विधियां पढ़ाई की और अधिक मेहनत करना, उनमें अच्छे दृष्टिकोण का विकास करना, वो हम करते रहेंगे सर।